हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए बायोलॉजी का दूसरा क्लास होगा दोस्तों। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम आपको वो सारे टॉपिक करवा रहे हैं बायोलॉजी में, एक एक शब्द करवाएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, या एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप पूरा ध्यान से मेरे इस लेक्चर को देखिएगा और देखने के बाद शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, तब अपना उतार लीजिएगा। आप कमेंट शेयर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बने रहे। आपका एक लाइक दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाता है एकदम, कि चलिए हमें सपोर्ट करने वाला कोई है, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं। और एक मिनट सबसे पहले आप लोग इसका आगे शॉर्ट स्क्रीन मत ले लीजिएगा, पहले वीडियो रोक करके हम इस पर जो समझाएंगे समझिए, क्योंकि जितना लिखा है उससे ज्यादा हम समझाने वाले हैं। इस पर चित्र भी बनाएंगे आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, कोशिका, ये दूसरा चैप्टर होगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए कोशिका की संरचना। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है अलग बात है दोस्तों, लेकिन कोशिका की संरचना किस प्रकार का है तो देखिए, जंतु कोशिका की संरचना गोल होता है, और जो पादप कोशिका होते हैं वो थोड़ा चौकोर टाइप पर होते हैं। लेकिन हम जंतु कोशिका की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की संरचना तीन भाग में इसको हम बांट के समझते हैं, यानी जो भी हम लोग के शरीर में कोशिका होता है दोस्तों, उसको तीन भागों में बांट के समझते हैं। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए मान लीजिए कोशिका झिल्ली हुआ, केंद्रक, और उसके बाद इसको हम केंद्रक मान के चलते हैं। ये रहा आपका कोशिका झिल्ली मानिए, इसको केंद्रक मानिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका है कोशिका झिल्ली दोस्तों। एक नंबर दे करके समझिएगा, कोशिका झिल्ली। केंद्रक, ये रहा केंद्रक, अब बीच में रहा कोशिका द्रव। बीच में रहा दोस्तों कोशिका द्रव। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझते हैं कि कोशिका की संरचना तीन भागों में होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से संबंधित सवाल उठ रहा है। ये रहा आपका कोशिका झिल्ली दोस्तों, एकदम देखिए चारों ओर से। और यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली दोस्तों लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और यह अर्धपरागमय होती है। अर्धपरागमय का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कुछ पदार्थ इस झिल्ली से, कुछ पदार्थ बाहर आएगा, भीतर आएगा, भीतर से बाहर जाएगा। कुछ पदार्थ कोई, जैसे आप चाय छानना होता है, उसमें से दूध, चाय तो हम छान लेते हैं, लेकिन चाय पत्ती छनाता है नहीं। उसी प्रकार इसमें इंपॉर्टेंट पदार्थ को ही चुनने का कार्य करता है, यानी कुछ पदार्थ को चुनता है, कुछ को नहीं। से अर्धपरागमय हम बोलते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों कोशिका द्रव। कोशिका द्रव दोस्तों देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव होते हैं इसे हम कोशिका द्रव बोलते हैं, और इसके बारे में कल हम आपको बताए भी थे। यहाँ पे कोशिका द्रव में देखिए, इसमें कोशिका के सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कोशिका द्रव में दोस्तों एक बात, कोशिका के जितने महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो कोशिका द्रव में होते हैं। जैसे माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, ये जितने होते हैं ये सब कोशिका द्रव में ही होते हैं। आपको हम आगे सबको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव तो हो गया। केंद्रक, केंद्रक एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोशिका में अगर केंद्रक ना हो तो कोशिका का कोई वैल्यू नहीं होगा दोस्तों। एक याद रखिएगा इस पॉइंट को। जिस देखिए कोशिका, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो सारे कोशिका पर अपना नियंत्रण रखती है। यानी केंद्रक जो होता है दोस्तों ना, वो पूरे कोशिका पर अपना नियंत्रण रखती है, ठीक ना। यह कोशिका के दिमाग होता है। देखिए दोस्तों, केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय में केवल केंद्रक ही होता है और कुछ नहीं होता है। हम लोग के कोशिका में तो झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, लेकिन जब किसी व्यक्ति का कोशिका का निर्माण होता है ना, तो उसमें केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो इसीलिए कोशिका जो केंद्रक होते हैं पूरे कोशिकाओं पर अपना नियंत्रण रखते हैं। यह कोशिका के दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों सीपीयू होता है, हम लोग का दिमाग तो जानबे करते हैं, लेकिन कोशिका का दिमाग उसका केंद्रक होता है। और यह एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कथी की खोज दोस्तों? कोशिका के केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब केंद्रक के बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आप देखिए केंद्रक के बारे में हम आपको बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा कि केंद्रक, आखिर केंद्रक होता क्या है, केंद्रक में क्या है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक के भीतर 70 से 80% प्रोटीन होते हैं, यानी केंद्रक 70 से 80% प्रोटीन होते हैं। इसके बाद 10% इसमें डीएनए होते हैं और 2 से 5% आरएनए। और एक बात आप और याद रखिएगा कि डीएनए आरएनए गुणसूत्र के रूप में इसमें पाए जाते हैं। कथी के रूप में दोस्तों? गुणसूत्र के रूप में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे आपको, क्योंकि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन हम कहते हैं, ये आप सुने होंगे, इसको पढ़ाएंगे। तो कोशिका, इसे क्रोमेटिन जालिका के नाम से भी हम जानते हैं। क्रोमेटिन जालिका को लंबराइएगा तो वही बाद में चल के गुणसूत्र बनते हैं, उसको लंबराइएगा तो बाद में जाकर डीएनए निकलता है, डीएनए पर से जीन आता है। ये सब बहुत आगे की कहानी हम बताएंगे, लेकिन इतना कम से कम आप याद कर लीजिएगा। और देखिए कोशिका का हम एक छोटा सा चित्र बनाया है, इसको आप लोग या तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या उतारिए, हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों पढ़ने के बाद आपको, आप पहला बार ये कहिएगा कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है दोस्तों। ऐसे केंद्रक तो ही करता है, लेकिन केंद्रक के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ गड़बड़ हो गया था दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों हम बोल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसका खोज 3 व्यक्ति ने किया था। खोज अलग, नामकरण अलग, अवस्थिति का पता लोग अलग लगाए थे। हमने तीनों को लिखा है आपके सुविधा के लिए कि एग्जाम में पूछे तो आपको छोड़ना नहीं है, एक सूता से मिस्टेक नहीं होना है दोस्तों। एग्जाम में एकदम खींच के आंसर मारना है। आइए सिलेक्शन छीन लेना है दोस्तों। देखिए कोलिकर दोस्तों 1880 ईस्वी में इसके पता लगाया था। कोलिकर ने इसका मानी कि खोज किया था। सबसे पहले कोलिकर ने ही माइटोकॉन्ड्रिया खोज सबसे पहले कोलिकर ने किया था। कब? 1880 ईस्वी में। उसके बाद ऑल्टमैन ने उसके 10 साल के बाद दोस्तों ऑल्टमैन ने इसके अवस्थिति का पता लगाया था कि कहां पाया जाता है ओरिजिनल रूप में। और ऑल्टमैन दोस्तों इसका नाम जानते हैं क्या रखे थे? बाइबियोलोस्ट इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, इसको ऑल्टमैन ने इसका नाम रखा था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद सी बेंडा ने लास्ट 1898 ईस्वी में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया था। आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? सी बेंडा ने। खोज कोलिकर ने, अवस्थिति का पता ऑल्टमैन ने लगाया था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों एकदम। अब चलिए कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। इसे कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों ना कहें दोस्तों? क्योंकि जब हम लोग खाना जो भोजन करते हैं उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो हमारे कोशिका द्वारा में जाते हैं। कोशिका द्वारा में जाने के बाद वो ऑक्सीजन, जैसे भोजन हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन के जो भोजन होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज जो होते हैं वो हवा से अपना अभिक्रिया करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ही अभिक्रिया करके एटीपी का निर्माण करते हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा कोशिका अंग है दोस्तों जहां एटीपी क्या है दोस्तों? तो एटीपी से ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है। याद रखिएगा, हमारे जो शरीर में ऊर्जा होता है दोस्तों वो एटीपी के रूप में रहता है और समय समय पर ऑक्सीजन के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलते रहता है। जब हम लोग दोस्तों पूरा थकावट से चूर हो जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ग्लूकोज पीते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से हमें पचने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट हमें ऊर्जा मिलती है, वो भी एटीपी के रूप में। तो याद रखिएगा एटीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और भोजन का पूरा ऑक्सीकरण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा दोस्तों हम चित्र लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको मेटकाते हैं, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका में कैसे रहता है। एक खाली माइटोकॉन्ड्रिया का हम चित्र बना रहे हैं, आप देखिएगा। ये रहा दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दोहरे झिल्ली के माध्यम के द्वारा ही होता है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये दोहरे झिल्ली की तरह होता है। यहाँ पे कुछ उभारा होता है, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया ध्यान से, और दोहरे झिल्ली की तरह होता है। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें रहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा एकदम दोस्तों। ये रहा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे चित्र बनाने का हम कोशिश किया है दोस्तों आप लोग के लिए। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इस जो माइटोकॉन्ड्रिया पर जो उभरा उभरा है इसको बोलते हैं हम क्रिस्ट। याद रखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हम क्रिस्टी। आप माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो जगह होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। याद रखिएगा, मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं हम लोग। ये आपका झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों, बाहरी झिल्ली, इसको हम लोग बाहरी झिल्ली बोलते हैं। और जो श्वसन होता है दोस्तों, श्वसन, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर हम लोग को श्वसन देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट दबा के कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आप लोग के लिए धीरे धीरे दोस्तों वीडियो लाते रहे। इसको देखिएगा और एकदम गौर से देखिए दोस्तों और समझिए। चलिए दोस्त हम आगे चलते हैं और अब इसमें पढ़ते हैं कि अंतःपरद्रवी जालिका क्या है। देखिए कोशिका के अंदर आपके कोशिका द्रव में अंतःपरद्रवी जालिका होते हैं। अंतःपरद्रवी जालिका क्या है इसके बारे में जो भी एग्जाम में उठाएगा दोस्तों, हमने कोशिश किया है कि वो सारे टॉपिक को इसमें हम खींच लें। देखिए यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब किस प्रकार का सहायता प्रदान करता है, नहीं किस प्रकार करता है कौन जाने। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में शादी ब्याह हो रहा है मानिए दोस्तों, तक सब लोग सहायता करने के लिए आते हैं। अब कौन किस प्रकार सहायता करने आते हैं, कितना लोग तो शादी में जाते हैं तो खाना बिना पूछले खाने लगते हैं, बिना कार्ड ली इन्विटेशन नहीं करते हैं, बिना लिए चले जाते हैं। और लोग पूछते हैं कि किसके तरफ से हो, तो बोलते हैं कि बाराती की तरफ से कि सराती की तरफ से। उन्हें पता नहीं चलता है कि वो किसके तरफ से हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि जानते हैं क्या कहते हैं लोग, कि ये जन्मदिन था और तुम शादी में आ गए हो, वो मार पड़ती है। ऐसा ही अब देखिए किस प्रकार का है, इस सब पढ़ेंगे तब ना। इसलिए शादी ब्याह में जाने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि रियल में वो जन्मदिन है कि शादी है। नहीं तो पूछेगा कि बाराती की तरफ से कि सराती की तरफ से, बताइएगा बाराती की तरफ से, अब ले लब्दा पीटात रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार इसमें देखिएगा दोस्तों कि यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है हम लोग आज देखेंगे। खोज, इसकी खोज दोस्तों याद रखिएगा कीथ पोर्टर एवं अल्बर्ट क्लाउड ने किया था। याद रखिएगा कीथ पोर्टर अल्बर्ट क्लाउड ने किया था। यह दो प्रकार की होती है। याद रखिए दोस्तों कि अंतःपरद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। जिस प्रकार हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक दाढ़ी वाले एक बिना दाढ़ी वाले, ठीक ना, उसी प्रकार याद रखिएगा। तो चिकनी, अब चिकनी क्या है, तो चिकनी का काम क्या है दोस्तों, तो देखिए चिकनी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण करती है। इसको ट्रिक से याद रखिए दोस्तों, जहां वसा मल दिया जाए वो स्थान चिकना हो जाता है, ठीक ना। वसा यानी तेलीय पदार्थ जहां रख दिया जाए वो स्थान कैसा होता है, चिकनी। आपसे कोई पूछे कि चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका का काम क्या होता है, आप बोलिएगा दोस्तों कि उसका काम होता है कि वसा का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना। आगे देखिए खुरदरी, खुरदरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके ऊपर देखिए दोस्तों, खुरदरी जो अंतःपरद्रवी जालिका होते हैं ना, उसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं। अब उन्हीं छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। यह देखिएगा राइबोसोम, ठीक। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये हुआ अंतःपरद्रवी जालिका। अब यहां से दोस्तों हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या है। तो देखिए राइबोसोम यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। यानी राइबोसोम दोस्तों आपसे एग्जाम पूछे कि कहां पाए जाते हैं, तो पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। इसकी खोज जॉर्ज ई पैलेडी ने किया था। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पैलेडी ने किया था। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। सबसे एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है दोस्तों राइबोसोम, ठीक। यह आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम। इसमें प्रोटीन की, इस प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। दोस्त देखिए राइबोसोम समझिए कि एक प्रकार का प्रोटीन है, क्योंकि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये बना भी होता है अम्ल एवं प्रोटीन से बना होता है। और राइबोसोम कहने का मतलब है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन राइबोसोम के बारे में दोस्तों आपको हम दो चीजें यहाँ पे बताना चाहेंगे। इसे में आप नहीं उतारे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या उतारिए, हम आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। राइबोसोम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक याद रखिएगा 70 राइबोसोम और एक होते हैं 80 राइबोसोम। 70 राइबोसोम और 80 राइबोसोम दोस्तों होते हैं। 70 राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों पाए जाते हैं एवं जीवाणु में। यानी जितना दोस्तों एक कोशिकीय, यानी जिसमें एक कोशिका होता है ना, उसमें 70 राइबोसोम एवं छोटे छोटे जीव जंतुओं में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु, वायरस, इस सब में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम। 80 राइबोसोम दोस्तों हम लोगों में, हाथी में, चींटी में, मक्खी में, इस सब में जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें 70 राइबोसोम। बड़े बड़े जीव जंतु, देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े जीव जंतु एवं पौधा, ये छोटे छोटे एक कोशिकीय। जीवों में बस इतना ही याद रखिएगा। एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों आज हमने जितना पढ़ाया ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से है। इसको पूरा नोट बना लीजिएगा। बायोलॉजी का डेली दोस्तों क्लास एकदम सुबह में हाजिर हो जाएगा। जितना हो सके दोस्तों दबा के शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक एकदम ठोकते रहिएगा। लाइक अगर ठोकिएगा दोस्तों तो हमें पढ़ाने में मजा आएगा। जय हिंद।